दर्शकगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय राज्यपाल महोदय ने इस सत्र के शुरू होने पर, बजट का ही सत्र है तो सरकार की उपलब्धियां, सरकार की नीतियां, इनके ऊपर अपना अभिभाषण दिया। मैं उनका बहुत आभारी हूं। उन्होंने सरकार की पूरी नीतियां और जो भी हमारी उपलब्धियां हैं वो सब रखी हैं। इसके ऊपर 5 घंटे की आज लगभग चर्चा हुई है। तो इस 5 घंटे की चर्चा में स्वाभाविक है कि पक्ष विपक्ष काफी विधायकों को बोलने का अवसर मिला है। ये बात तो ठीक है कि अपने अपने धर्म के हिसाब से पक्ष को अपनी बात रखनी है, विपक्ष को अपनी बात रखनी है। तो सरकार की जो उपलब्धियां हैं, राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के बाद हमारे सरकार पक्ष के विधायकों ने भी पर्याप्त उसमें जो चीजें जोड़नी है, जिनको स्पष्ट करना, वो सब किया है। और स्वाभाविक विपक्ष के लोगों को उसके अंदर एक नुक्ताचीनी करने का उनका एक दायित्व भी है और उसमें से जो हमको ग्रहण करने लायक अच्छी चीज मिलेगी उसको हम ग्रहण भी करेंगे, क्योंकि आखिर डेमोक्रेसी में पक्ष और विपक्ष का दायित्व ही होता है कि विपक्ष के लोग अगर कोई अच्छी बात सरकार को ध्यान कराएं तो हमारा दायित्व बनता है उसको हम स्वीकार करके और उसमें सुधार लाने की हम कोशिश भी करेंगे। फिर भी कभी कभी ऐसा होता कि जो आलोचना के लिए की जाती है कि हम तो आलोचना करनी है, कोई चीज अच्छी भी हुई है उसको चाहे हल्के मन से स्वीकार करें, लेकिन स्वीकार कर लेना चाहिए। वो भी एक डेमोक्रेसी का एक दूसरा रास्ता होता है जिसके अंदर एक स्वस्थ परंपरा ये बनती है। लेकिन हालात कैसे बनते हैं, कहा किसी ने कि सुन लेने से कितने ही सवाल सुलझ जाते हैं। हम एक दूसरे को सुने तो कई सवाल सुलझ जाते हैं, सुना देने से हम फिर वहीं उलझ जाते हैं। हम सुनने के बजाय एक दूसरे को सुनाते रहें तो सिवाय उलझने के और कुछ नहीं होता। लेकिन उलझना अच्छी बात नहीं है। देश हित में, देश की जनता हित में हमें प्रदेश के लोगों ने प्रदेश हित में काम करने के लिए एक मैंडेट दिया है, तो उस हिसाब से प्रदेश का हित ये हमारे सबके सामने रहना चाहिए। तो उसमें से कुछ विषय जो चर्चा के अभी मेरे मन में है, क्योंकि सभी प्रश्नों का उत्तर तो शायद देना इसलिए संभव नहीं है कि जितने वक्ताओं ने बोला है पक्ष विपक्ष के लोगों ने, तो एक थोड़े समय में उत्तर उसका देना संभव भी नहीं होता। और कई प्रश्नों का उत्तर तो कई तो रिपीट भी हुए हैं, बार बार भी सब लोगों ने उस विषय को उठाया है। और अभी अपने पास आज दूसरा दिन है, 4 दिन तो प्रश्नोत्तर के भी हैं, कम से कम 80 प्रश्न तारांकित और उतने ही अतारांकित वो भी निकलेंगे। उसमें से ही वो सारे विषय आते हैं, उसका जवाब भी सरकार की ओर से दिया जाता है। तो आज के विषयों में बहुत से हमारे विधायक महोदय ने जो विषय प्रमुख रूप से रखे हैं, उसमें एक विषय किसानों का रखा गया है। ये बात ठीक है कि किसानों के हित में लगातार हमने काम किए हैं। किसान प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। केवल हमने किया ऐसा नहीं है, हर सरकार आती है तो किसान के बारे में जो सोचना होता अच्छा ही सोचती है। समय के हिसाब से अपनी अपनी योजनाओं में सब काम करते हैं। हमने भी काम जो किए हैं उससे कम से कम प्रदेश के किसान का हित हमने किया है। कहीं भी उनके विरोध में जाकर कोई काम नहीं किया, हर समय कुछ ना कुछ आगे बढ़ाया है। चाहे फिर वो प्रोक्योरमेंट का विषय, उनके खाते डीबीटी के माध्यम से खातों में पैसा भेजना, चाहे भावांतर भरपाई योजना, चाहे 14 फसलें एमएसपी पर खरीदना, पानी की व्यवस्था इसको बढ़ाना, हर टेल तक पानी पहुंचाना, ऐसे बहुत काम किए। लेकिन आज चूंकि एक ऐसे मोड़ पर हम खड़े हैं कि किसानों के कुछ संगठनों ने कुछ इश्यूज उठाए हुए हैं और उन इश्यूज के आधार पर कहीं कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के अपने कुछ विचार बनते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस समय एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं कि इसको अगर बहुत विस्तार से मैं कहना चाहूं तो भी मुझे थोड़ा गंभीरता से विचार करना पड़ रहा है।
कि इसको आज के इस समय, क्योंकि आज एक तनाव भी बना हुआ है, संगठन कुछ किसानों के उसमें एक विरोध की इस सीमा तक पहुंचे जो शायद अपेक्षित नहीं है, तो मैं किसानों के विषय पर सदन के सामने एक निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि मैं 28 तारीख को किसानों के विषय पर एक पूरा वक्तव्य अपना दूंगा। इस विषय पर चर्चा जितनी हुई है उसको समाहित करते हुए वो इस्तिहारा लाया जाएगा, क्योंकि प्रदेश का हित भी हमें चाहिए कि एक शांति का माहौल बना रहे। एक चर्चा एक प्लेटफॉर्म, एक संदर्भ के हिसाब से होती है, उसमें चूंकि एक गतिरोध आया हुआ है, इसलिए उस विषय को मैं अभी इसको 4 दिन के लिए आगे करता हूं। दूसरा विषय आया है, मिलाकर के रोजगार है, बेरोजगारी है, कर्मचारी है, भर्तियां हैं, HKRN है। ये भी काफी अपने सदस्यों की बातचीत में से आया है। उसमें काद्यान साहब ने भी, हमारे चिरंजीव राव ने भी, हमारे और भी सदस्यों ने जैसे HKRN की बात कही। HKRN के बारे में इतना जरूर मैं पहले भी बताया, फिर बताना चाहूंगा कि एक ऐसी व्यवस्था हमने बनाई है प्रदेश के अंदर, चाहे सरकारी कामों में चाहे प्राइवेट कामों में, ठेकेदारों की अपनी भूमिका रही है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर सब सरकारें, जहां विभाग में आवश्यकता पड़ती है कर्मचारियों की और समय पर भर्ती मानो किसी कारण से नहीं हो पाती है, और ये लंबी कई बार प्रोसेस होती है, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, चाहे HPSC है, चाहे अन्य प्रकार से भी भर्तियां होती हैं, उसमें समय लगता है। काम को आगे चलाने के लिए काम रुके नहीं, तो ये ठेकेदार के माध्यम से भर्तियां करते ही रहे हैं। आज कर रहे हैं ऐसा नहीं, पहले भी होती रही हैं। लेकिन हमने इतने सालों में देखा कि ऐसा युवक जो बहुत कम सैलरी पर ठेकेदार के माध्यम से रखा जाता है, उसके साथ कुछ अन्याय होता रहा है। उनका एक एक्सप्लॉयटेशन, चाहे उसकी कमीशन के नाम पर, चाहे महीने महीने की सैलरी उनसे ले ली जाती है, रखते समय भी उनसे कुछ पैसा उगाया जाता है, और वो भी लगता है खाली बैठा हूं इसलिए मुझे नौकरी मिल रही है, तो कुछ पैसा दे करके भी नौकरी लगनी है तो मैं लग जाऊं। डिमांड संगठनों की ओर से, जो हमारी यूनियन उनकी ओर से है कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना चाहिए, उसी के कारण से हमने मूव लिया कि एक सरकारी निगम बनाया जाए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। इस हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पहली बात तो यही है कि सारी नौकरियां उसी प्रकार से जैसे आउटसोर्सिंग की होती हैं, अस्थायी नौकरियां हैं, ये पक्की नौकरी का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ये जैसे हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहां एक स्थायी भर्ती होती है कि एक उम्र तक आता है, उसके बाद एक आयु के बाद वो रिटायर होता है। लेकिन यहां वो तब तक ही रखा जाता है जब तक उसकी आवश्यकता है। पक्की भर्ती होने के बाद उसको दोबारा से अपना कोई काम देखना होता है। हमने इसमें प्रावधान ऐसे किए हैं कि जो लोग HKRN में एक बार आते हैं उनको पक्की नौकरी मिले, और मिलने के बाद चूंकि वहां एक मेरिट है, मेरिट के हिसाब से उसको कंपीट करना पड़ता है, उस हिसाब से जाएगा। और अगर वो नहीं जा पाता तो वापस दोबारा भी उसी को, चाहे विभाग सेम में रिन्यूअल करे या उसका दूसरा विभाग, क्योंकि उसके ट्रांसपेरेंट तरीका, उसकी रैंकिंग है, उस रैंकिंग के कुछ पैमाने हैं। उस रैंकिंग के पैमाने में उसकी आयु, परिवार की आय और उसकी शिक्षा और उसका लोकेशन, कहां उसको नौकरी मिल रही है और कहां का वो रहने वाला है, इस आधार पर उसकी रैंकिंग बनाई जाती है। प्राथमिकता परिवार की आय को दी गई कि जितनी आय कम है उसको प्रायोरिटी ज्यादा दी गई, ताकि गरीब परिवार, उसका कोई युवक, वो पता नहीं रोजगार पक्का कब पाएगा कब नहीं पाएगा, लेकिन सबसे कम इनकम के परिवार को ज्यादा अंक देकर के उस बच्चे को सबसे पहले लगाया जाए। हमने 150 में से शुरू में 90 अंक केवल उसकी इनकम की, या फैमिली की इनकम है उसमें से दिए, केवल बाकी चीजों के 60 अंक रखे। बाद में लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें से तो मेरिट बिल्कुल कमजोर वो जा रही है, डाउन जा रही है, और इनकम एकमात्र क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। उस 90 को हमने कम करके उसको 50 अंक कर दिए हैं कि जिसकी 1 लाख रुपए से कम इनकम है परिवार की, उसको 50 अंक मिलेंगे। जिसकी 1 से 180 है उसको 40 मिलेंगे, 180 से 3 उसको 30 अंक मिलेंगे, यानी लोअर द इनकम हायर विल बी द रैंकिंग। और ये एक वेलफेयर स्कीम के नाते जो गरीब परिवार है उसको पहले नौकरी क्या है, ये उसका एक गैप अप अरेंजमेंट है कि जब तक और कोई काम वो नहीं करता है तब तक उसको कुछ अवसर मिल जाए अपना काम चलाने के लिए, खाली न रहे। तो ये HKRN की भर्ती एकदम ट्रांसपेरेंट है। बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि इसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये नहीं वो नहीं, इसकी बाकायदा एक पॉलिसी बनी है। उस पॉलिसी को अथॉरिटी है, उस पॉलिसी को पास करते हैं, उसके आधार पर लगाते हैं, और कंप्यूटराइज्ड है, कोई मैनुअल नहीं है। कोई भी चाहे कि इस आदमी को लगा दिया जाए, कोई नहीं लगाया जाता। हाँ,
कुछ उसमें चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से ऐसे जरूर रखे जाते हैं लोग जो हमें कहीं ना कहीं कमिटमेंट करनी पड़ती है। और वो कमिटमेंट कैसे, मानो कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई धरना हो गया, कहीं लोगों ने जाम कर दिया, या कहीं मांग ऐसी है कि नहीं भी इसको तो डेथ होने के बाद इसको मुआवजा भी दो, एक नौकरी भी दो, कहीं कहीं समझौते होते हैं। वो आपकी सरकार के समय भी होते थे, हमको भी करने पड़ते हैं। उनको फिर पक्की नौकरी तो दी नहीं जा सकती। हाँ, पक्की नौकरी एक्स ग्रेशिया की एक पॉलिसी उसको तो मिलती है कि कोई सरकारी कर्मचारी उसका देहांत हुआ उसको एक्स ग्रेशिया में पक्की नौकरी मिलेगी, अन्यथा बाकी कमिटमेंट में तो एचकेआरएन की नौकरी मिलती है, वो हम उसमें से जरूर देते हैं। तो ये एचकेआरएन के बारे में जो भी भ्रम है इसको समाप्त करना चाहिए। और इसके अंदर सैलरी के अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 4 लेवल पर उनका सैलरी स्ट्रक्चर है उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से। जैसे हमारा लेवल ग्रुप ए बी सी डी रहता है, तो उधर डी ग्रुप है तो उधर लेवल 1 है, क्रम उल्टा है, सी है तो लेवल 2 है, बी है तो लेवल 3 है, ए है तो लेवल 4 है। लेकिन सैलरी उनकी उसके बराबर नहीं है। वो सैलरी तो जैसे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को दी जाती है उसी लेवल पर है। हाँ, इसमें दूसरा काम ने जो किया कि जो पहले से ठेकेदारी पर चल रहे थे उनको इसमें पोर्ट किया गया है, उनकी ऑप्शन लेकर के कि आप ठेकेदार से हट करके अगर एचकेआर में आना चाहते हैं तो आप एचकेआर में आ जाइए, और वहां ईपीएफ, वहां जो उनको जो भी ईपीएफ और दूसरा जो छुट्टियों और बाकी सब उनको बाकी कर्मचारियों को दिए जाते हैं वो उस पर लागू होते हैं। ईपीएफ और आईएसआई, क्या उसको बोलते हैं, आईएसआई इंश्योरेंस, यस, पीएसआई, तो वो सब भी इनको उपलब्ध कराए गए हैं। इसलिए वो सब शुरू में थोड़ा झिझक थी उनको कि यहां से एचकेआरएन में जाएंगे तो हमें फिर तुरंत निकाल ना दें। अब निकालने को तो जो ठेकेदारी प्रथा पर वहां भी निकलता ही था। जब यहां सारी सुविधाएं मिलने लग गई तो उसके बाद और लोगों ने कहा कि हमको भी यहां ले लीजिए। आज की रेट में 1,08,000 लोग जो पहले से काम कर रहे थे उनको पोर्ट किया गया है, और नए 18,000 लोग नए पिछले इस वर्ष भर में जब से एचकेआरएन शुरू किया तब से उनकी भर्ती की गई है। तो ऐसे 1,26,000 लोग ये किए गए हैं। पहले वाले ट्रांसपेरेंसी से थे या केवल सिफारिशों पर थे, वो ठेकेदार की मर्जी पर आए थे, हमारे कहने पर नहीं आए थे। आज जो हम कर रहे हैं वो एक रैंकिंग बना के कर रहे हैं, उसमें किसी को दुविधा नहीं है। अगर इसमें कोई पैरामीटर बदलने होते हैं तो अथॉरिटी निर्णय करती है 3 महीने पहले। लगता है कि इसमें कोई लोकहित में, जनहित में कोई परिवर्तन करना पॉलिसी में, आज परिवर्तन करेंगे, उसको पब्लिक करेंगे और उसको लागू 3 महीने बाद करेंगे, ताकि किसी को यह ना हो कि आज कोई भर्ती करनी है और आज ये अथॉरिटी बैठ के अपना कोई बदल कर ले और कल उस भर्ती को अपने मन चाहते लोगों को भर्ती कर ले। 3 महीने पहले उसमें चेंज करना पड़ेगा, कोई ऑब्जेक्शन होगा तो उसको ठीक करेंगे, अन्यथा 3 महीने बाद वो भर्ती में लागू हो जाएगा। तो इसलिए एचकेआरएन के बारे में मुझे जो कहना था वो इतना ही कहना था, इसके अंदर कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। दूसरा विषय आता है बेरोजगारी की भर्ती और जो पैरामीटर्स बनाए हैं, व्हाई देयर इज नॉट नो रिजर्वेशन? रिजर्वेशन है, कहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है, ना कोई बीसी की रिजर्वेशन का नियम, ना कोई एससी की रिजर्वेशन है, सब है, सब है, कोई रिजर्वेशन नहीं है इस समय। बल्कि इस समय सुनिए, इस समय जो बैकवर्ड क्लास है उसकी रिजर्वेशन तो सी और डी में 27% है, यहां 30% से ऊपर आ रही है। एससी में वहां 20% है, यहां 21% से ऊपर आ रही है। 20 तो अपने आप जो अप्लाई, और इसमें डिक्लेयर करना पड़ता है उनको, क्योंकि यहां इकट्ठी, एक मिनट, यहां कोई इकट्ठी ऐसी पोस्टें नहीं निकलती कि भी 100 पोस्टें निकली हैं तो उसमें 20% कर दो, 27% कर दो। यहां तो एक एक व्यक्ति की जैसे आवश्यकता होती है उसको कलेक्ट करके और उस समय जितने एलिजिबल होते हैं उनको सबकी भर्ती किया जाता है। अगर कहीं वो 20% से कम हो जाते हैं किसी भी समय, तो फिर अगला जो चयन होता है केवल उसी वर्ग का किया जाता है जिसमें कम रह जाता है। इसलिए वो 20 से कभी 21 होगा, कभी 22 होगा, कभी वापस 20 आएगा, लेकिन 20 से कम कभी नहीं आएगा। अगर 20 से कम आएगा तो अगली भर्ती में वो एक्स्ट्रा भर्ती उनकी की जाएगी। और एक्स सर्विसमैन की कोई प्रोविजन नहीं है। देखिए, कुल मिलाकर के 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ये। अब एक साल के कॉन्ट्रैक्ट में हर प्रकार के वर्गों को अलग अलग ढूंढने लगेंगे तो उसमें कई कठिनाइयां आएंगी। और इसमें पोस्टें कोई सैंक्शन ऐसे नहीं है कि इतनी पोस्टें हैं, इतनी खाली रहेंगी। जैसे जैसे उसमें आएंगे, और खास करके जब हमने लोअर इनकम लेवल के लोग उसमें डाल दिया
तो मैं आज समझता हूं कि जो हमारी सहानुभूति हम दिखाते हैं बाकी वर्गों से, सबसे ज्यादा सहानुभूति का पात्र वो इनकम के आधार पर व्यक्ति है, और उसको अगर हम दे पाते हैं तो मैं समझता हूं सारी सहानुभूति हमारी इसमें पूरी हो जाती है। आज अगर मान लो कोई एक व्यक्ति, उदाहरण के लिए कहीं एक्स सर्विसमैन या कोई दिव्यांग, वो अगर 3 लाख रुपए से ऊपर की इनकम के परिवार का पहले से है, और एक व्यक्ति 1 लाख से नीचे की इनकम का व्यक्ति है, तो हमें वेलफेयर के नाते इसको सोचना चाहिए। वहां उसकी रिजर्वेशन है पक्की नौकरियों में। हर चीज में एक वाक्य के शब्द को पकड़कर हम चलेंगे तो उचित नहीं है। हम वेलफेयर इंटरेस्ट देखते हैं किस में है। अगर 1 लाख से नीचे हैं तो स्वाभाविक है उसी को पहले मिलेगी, लेकिन इनकम एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें सबसे पहले वेलफेयर की बात हमको सोचनी होती है, हम सोचते हैं। 7 साल से काम कर रहे थे, ठेकेदार ने उनको हटा कर दूसरे ले लिया, उनका क्या प्रोविजन है? कई डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है कि क्योंकि ठेकेदार का कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता। ठेकेदार तो सरकार डिपार्टमेंट के पास है, नहीं होता। पहले सुनिए हाँ, जिनका पीएफ कटता है, जिनकी सैलरी बैंक में जाती है, उसको नहीं हटा सकता, लेकिन उनको हटाया तो आप हमें देंगे तो उसको जरूर हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मेडिकल कॉलेज के 32 लड़के हटा दिए। मैं कह रहा हूं उनके खिलाफ कार्रवाई करके, और ऐसे जो लगातार 8 साल से काम कर रहे थे, इतना जरूर करेंगे कि अब अगली जरूरत होगी तो उन्हीं को पहले लगाएंगे। नहीं, उनको वो कहां जाए? पहले भी उठा लिया इसे। अभिषेक बार आया था मुझे ध्यान में, कल मैं सेशन में आया था। नहीं, मेरा कहने का मतलब एक है, सेशन में आया था। मकसद ये है, हमने भी कोशिश करी उस तरफ चले, अब आप भी है कि ये ठेकेदारी सिस्टम खत्म करें। हाँ। खुद सरकार ठेकेदार बन गई, ठेकेदारी कहां खत्म करा, खुद ठेकेदारी काम करने लगा। ठेकेदारी तब होती है, पहली बात तो यह है कि अगर हम इस प्रकार की व्यवस्था को नहीं करेंगे कि आपने कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस वो लिखा हुआ है, कॉन्ट्रेक्चुअल ही है, कॉन्ट्रेक्चुअल काम तो 1 साल का ही है। ठेकेदारी होगी, नहीं ठेकेदारी होगी और क्या। और मैं कहता हूं अगर इस कॉन्ट्रेक्चुअल को ठेकेदारी हम मानते हैं, कम से कम पहले वाले ठेकेदारों की जो मोनोपोली है उसको हमने खत्म करके कॉन्ट्रेक्चुअल तो है ही किस पर? जीएसटी 9% जीएसटी तो जीएसटी तो जो एम्प्लॉयर है उसने देना, एम्प्लॉय ने नहीं देना है। जीएसटी तो अगर सरकार लेगी तो सरकार भरेगी, प्राइवेट। और इस एचकेआर में हमने प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी ऑफर दी है कि आप हमारे यहां से अगर लेंगे 1% कमीशन भी होगा, और जो जीएसटी है वो भी आपको भरना पड़ेगा। इसलिए जीएसटी इज ए पार्ट ऑफ, क्योंकि सर्विस टैक्स पहले भी लगता ही है। ये क्लियर हो गया आपसे सब बातों से कि देयर इज नो पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इन एचकेआर। यू से दैट यू, मैं बता रहा हूं कि अभी तक बीएससी और एससी की है। अगर आपका ये सुझाव है, उसमें नहीं, अगर आपका सुझाव इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो जो एससी और बीसी में ज्यादा मिलेंगे, आप करें उसमें एससी आएंगे उसमें ज्यादा। नहीं, पर देयर इज नो नोटिफिकेशन। What's the harm in giving the notification? मेरा ये कहना कि नोटिफिकेशन करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है, यदि हमें लगे, सरकार का स्टैंड है कि अगर हमें ये लगे, बात खत्म होगी। अगर हमें ये लगे तो काम नहीं चलता है, नोटिफिकेशन तो करना ही चाहिए। देखिए नोटिफिकेशन के बता रहा हूं, फिर बहुत झगड़े शुरू हो जाएंगे, फिर ये झगड़े शुरू हो जाएंगे कि आपने 20% ज्यादा कैसे लगा दिए, आपने 27 से ज्यादा कैसे लगा दिए। आज तो बाय वर्च्यू ऑफ द इनकम ऑफ द फैमिली स्वाभाविक है कि एससी बीसी के लोग ज्यादा आ रहे हैं, उनको आना चाहिए, आने देना चाहिए। नहीं तो ये झगड़ा फिर ये एससी बीसी जनरल ये जो बाकी एम्प्लॉयमेंट रूल्स में लग रहे हैं, वो झगड़े यहां भी शुरू हो जाएंगे, कोई लोग कोर्ट में जाना शुरू हो जाएंगे। भीषण सर कि आप ये देखेंगे कि आप एचकेआरएम के अंदर टेक्निकल पोस्टों पे भी सिलेक्शन कर रहे हो। लेटर ऑन पटवारी पिछले दिनों स्ट्राइक पे थे, आपने कहा कि हम 1200 पटवारी एचकेआरएम के थ्रू। कैन पटवारी भी अपॉइंटेड थ्रू एचकेआरएम? कैन अदर एसडीओ कैन बी, मतलब टेक्निकल पोस्टों के ऊपर जिनके लिए चाहिए, जिनके लिए ट्रेनिंग चाहिए, सब पटवारियों के हाथ में एचकेआरएम में दे दोगे तो फिर तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का राम ही रखवाला होगा। देखिए बदरा साहब, मैंने एक बात कही कि ये सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर, जहां आवश्यकता है और भर्ती अभी डिले हो रही है, नहीं हो रही है। अब भर्ती पर मैं आऊंगा, उसमें जो समस्याएं हैं वो आपको पता, मुझे भी पता, और मैं कुछ शब्द उसमें बोलूंगा तो कुछ लोगों को तकलीफ भी हो जाएगी। तो इसलिए जहां हमारी आवश्यकता है किसी पोस्ट पर है, हाँ उसमें सैलरी ये जो लेवल है ये जनरल टाइप की जो है उसकी तो सैलरी लेवल है। जो इस प्रकार की प्रोफेशनल चीजें हैं और जहां हायर लेवल की
सैलरी उनकी डिपार्टमेंट्स की पहले है तो डिपार्टमेंट जो सैलरी मेंशन करता है फिर वो सैलरी उसको दी जाती है। ये तो लोवेस्ट है जो मैंने बताई, लेवल 1 2 3 4। लेकिन डिपार्टमेंट कहता है हमको तो इस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के लोग चाहिए और इसमें हम 40,000 50,000 60,000 ये अगर आप इस पर देंगे और कोई आना चाहता है, फिर ये कोई थोपने वाला विषय नहीं है। ऑप्शन पर आ रहे हैं, एक लिस्ट बनी है, उस लिस्ट में सबको मैसेज आता है कि इतनी पोस्टें ये खाली हैं, इन खाली पोस्टों पर अगर आप ऑप्शन देते हैं, आना चाहते हैं तो यू कैन रिपोर्ट। वो डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है, डिपार्टमेंट थोड़ी फॉर्मेलिटी उसे पूरी करके उसको ज्वाइन कराता है। वो नहीं आता है तो उसके बाद 2 बार अवसर दिया जाता है। ऐसे जो रजिस्टर्ड लोग हैं 2 बार में वो रिपोर्ट नहीं करता है तो तीसरी बार उसका नाम छोड़ देते हैं। हो सकता है वो कहीं और लगा होगा, पहले नाम लिखवा गया होगा, पक्की नौकरी हो गई होगी, 2 बार के बाद उसको रजिस्ट्रेशन में बाहर करते हैं। आज भी उसमें 3 लाख से ऊपर बच्चे ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन इस समय है। अब हम 3 लाख को तो नहीं दे सकते, हम तो उसमें से जो उस रेंज में फिट होंगे उनको देते रहेंगे। कुछ प्राइवेट लोग मांगेंगे उनको भी देंगे। अब इसके साथ एक चीज और जुड़ी है, वो जुड़ी है कि मैं स्वयं विदेश गया था दुबई, तो दुबई में कुछ लोग हमको मिले, वो कहने लगे जी हम भारतवर्ष से लगभग 1 लाख लोग प्रति वर्ष यहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए लाते हैं। हमने कहा भी आप ऐसा करो, हरियाणा के साथ एक एमओयू कर लो, इस 1 लाख में से मैक्सिमम आप हरियाणा से ले लो। तो ऐसे 12-13 लोगों से मीटिंग हो, इनका ठीक है हम एमओयू करते हैं। उन्होंने एमओयू किया हमारे साथ। हमने फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के जिम्मे लगाया कि जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है हम उसको प्रचारित करेंगे। जो लोग आकर के नौकरी करना चाहते हैं उनकी जो स्किलिंग है, उनका जो ट्रेनिंग है वो मिनिमम 2-3 महीने का वो करके वहां भेजेंगे। संयोग से बड़े मांग सबसे पहले इजराइल देश की आ गई। मैं क्या कह रहा हूं, जो डिमांड कहीं से आएगी हम वो प्रचारित करेंगे। अब वो डिमांड सारे देश भर की 10,000 की, कोई हमारी नहीं है, सारे देश भर की 10,000 की डिमांड आ गई। और देशों को भी आई है लगभग 2-2,500 की और भी है, लेकिन बाकी कहीं 50 कहीं 100 कहीं 200 ऐसा करके हमने वो सारी की सारी प्रचारित कर दी। प्रचारित करने के बाद कुछ नौजवानों ने भर दिया कि हाँ हम इजराइल जाने के लिए तैयार हैं। अब उनकी इंश्योरेंस का, उनके बाकी व्यवस्था सुरक्षा सारे प्रबंध हमने किए हैं, उनकी ट्रेनिंग भी कराई है। उनकी संयोग से पूरे देश भर के लिए ट्रेनिंग के लिए वो रोहतक आ गए कि हम रोहतक यूनिवर्सिटी से उनका भर्ती शुरू करेंगे। वहां बाकी प्रदेशों के लोग भी आए, हरियाणा के भी लोग आए। अब उनके भी पैरामीटर अपने होते हैं, पैरामीटर के आधार पर उन्होंने जो भर्ती की है केवल 250 बच्चों की भी हरियाणा की है। बाकी प्रदेशों के लोग आए, उन्होंने मना कर दिया कि जो सिस्टम ट्रांसपेरेंट हरियाणा का है हम इससे संतुष्ट हैं। बाकी सब जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, ट्रेनिंग पार्टनर्स ने लाख 2-2 लाख रुपया ले करके उनको इनके पास भेज दिया और बच्चों ने आके बता दिया कि मैं तो 2 लाख रुपए दे के आया हूं। और हमारे यहाँ क्योंकि एचकेआरएन के माध्यम से गए, एचकेआरएन के माध्यम से फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ने 3 महीने की जो उनकी ट्रेनिंग है उसका आश्वासन दिया, तो उन्होंने हमारे सिस्टम को पसंद किया कि हरियाणा हैज द बेस्ट सिस्टम टू रिक्रूट दिस टाइप ऑफ फेलोज। हमारे यहाँ से 250 लोग, उसमें लगभग 250 हैं, 240 हैं 38 हैं जितने भी हैं, लेकिन उनकी भर्ती उसमें हुई है। हम हर चीज में दावा करते हैं ट्रांसपेरेंट होगा, ऑन मेरिट होगा, मिशन मेरिट इसके ऊपर हम चलने वाले हैं। ये मिशन भाई भतीजावाद पर हम चलने वाले नहीं। तो मित्रों, जहां तक बेरोजगारी का विषय है, एक बात की मैं बधाई देता हूं हमारे विपक्ष के मित्रों को कि ये 36% से 9% पर आ गए हैं। कोई समय था कि 36% बेरोजगारी हो गई, फिर ये 27 पर आ गए, फिर 24 पर आ गए। पिछले सत्र में हुड्डा जी ने कहा कि नहीं वो सीएमआई ने भी हम 9% कह दिया। सीएमआई के बारे में मैंने बहुत कुछ बोला है, मैं आज भी उस पर स्टैंड करता हूं कि उनके जो करता धरता है वो एक पॉलिटिकल लिंकेज के आदमी है। सीएमआई ने 8% कह दिया। दिसंबर 2023 में आप मैगजीन उठाओ, 9.1 कहा था नवंबर में, दिसंबर में हर महीने छपती उनकी, वो 8 पॉइंट समथिंग, ये उनका नेक्स्ट जो है आंकड़ा सीएमआई का आ गया है। दिसंबर 2000 सीएमआई की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, सीएमआई की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं कि इनके अनुसार अक्टूबर से दिसंबर 2023 की तिमाही में हरियाणा में बेरोजगारी दर 8.6% दर्शाई गई है। सीएमआई की तो 30% है, लेकिन सीएमआई की तो 30% है, लेकिन यूपी में तो सीएमआई को पूरा रिकॉग्नाइज करते हैं,
एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि सीएमआई की ये विश्वास देखिए हरियाणा में हर आप हर मान चीज लेते को हैं नहीं, हर लेकिन चीज को लेकिन वो एक अलग बात है। हर चलो, चीज को प्रस्तुत CMI करने का सवाल तरीका है। सबका अलग हो सकता CMI का है। सवाल नहीं यही है। सीएमआई सवाल हुड्डा साहब, यही सीएमआई सितंबर 2016 आप निकाल के देख लीजिए, हरियाणा की जो बेरोजगारी दर 2.6% लिखी हुई यही सीएमआई में। सीएमआई छोड़ो अब ऐसा क्या ये तो वो जादू का पिटारा हो गया। एक मिनट थोड़ा सा 2.6 से प्लीज। 37% ये और सदन 37 से फिर सदन का 8%, समय 9%। ये मामला है 30 सर। मिनट के हो लिए गया और ये। बढ़ाया जाता है। है जी? सदन का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि ये सीएमआई को छोड़ दो, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर की लोकसभा में रिप्लाई है, राज्यसभा में, कि 2014 में जो अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में 3 पॉइंट कुछ थी, वो है 2 पॉइंट 3 के करीब, अब 9% है हरियाणा में, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। देखिए, ये पीएलएफएस का डाटा है, लेबर फोर्स का एक डाटा उनका सर्वे होता है, और लेबर फोर्स का डाटा भले ही हमारे अपने सरकारी संस्था भी है, लेकिन इसके अंदर हमारे सिस्टम में नहीं। बताइए, मैं सुन लीजिए, नहीं मैं उसको मान ही रहा हूं, मैं लेबर फोर्स वाला जो डाटा है उसको कहीं इग्नोर नहीं कर रहा हूं। उन्होंने 8% 9% जो भी दिया है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, हमने जब परिवार पहचान पत्र बनाया, हमारे यहां हर परिवार से जाकर के पूछा गया सेल्फ डिक्लेरेशन डाटा कि आप क्या करते हैं। जो आदमी कहता है मैं बेरोजगार, उसका बेरोजगार लिख दिया। जिसने कहा कि मैं तो हाउस वाइफ हूं, मैं रोजगार बेरोजगार चक्कर में नहीं हूं, उसका वो लिख दिया। लेबर का लेबर लिख दिया, किसान का किसान लिख दिया। उसमें भी 7.5% और 8% के बीच में, क्योंकि लगातार वो अप डाउन थोड़ा इसलिए कि उसकी अपडेशन होती रहती है, 7.5 और 8% के बीच में वो भी चल रहा है। मैं कभी भी 2% 3% के ऊपर कभी भी नहीं आया, 7 to 8%। अब कहीं इस प्रकार की कैलकुलेशन में कई अंतर आ जाते हैं क्या। एक है एम्प्लॉयड, एक है अनएम्प्लॉयड, और एक शब्द होता है जिसका उल्लेख लोग नहीं करते हैं, वो है अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड की संख्या अगर हम गिनने लग जाएंगे तो ये बहुत बड़ी संख्या बनती है, क्योंकि हर आदमी की इच्छा कुछ और है। आदमी की इच्छा एकदम परिपूर्ण हो जाती है, सब संतुष्ट हो जाते से नहीं है। एक पढ़ा लिखा आदमी है, मानो एमए पास है, एमए पास क्लर्क लग गया, तो क्लर्क लगने के बाद वो कहता मैं तो और जाऊंगा, सुपरवाइजर जाऊंगा, सुपरवाइजर के बाद वो कहता मैं तो और ऊपर जाऊंगा। हम में से ही सारे लोग पंचायत का चुनाव लड़ने के बाद भी ख्वाब पता नहीं आगे देखते देखते कहीं का देखते रहते हैं। क्या गलत क्या इसमें? देखनी चाहिए, अपनी योग्यता के आधार पर उसको अपना सपना पालना चाहिए। लेकिन वो भी अपने आप को कई बार अंडर एम्प्लॉयड कह के कहता मुझे तो जो काम मिलना चाहिए वो नहीं है। अब ना तो एम्प्लॉयड है ना अनएम्प्लॉयड है, क्या करेंगे? इसलिए ये आंकड़े इतने थोड़े बहुत, और ये एकदम ऐसा एग्जैक्ट हम कह देंगे कि बिल्कुल ये तो एज की डेट है, ये एज उसकी इतने साल इतने महीने इतने दिन हो गई है, बदल ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। कंपेरेटिव डेटा होता है, 1-2% ऊपर नीचे होता है। तो मेरा ये कहना है कि हम इसको बार बार अगर कहेंगे कि हरियाणा में अनएम्प्लॉयड है, ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट का वो हाल नहीं है जो कुछ बहुत और गरीब प्रदेशों में है हमारे यहाँ। और इसको हम स्पीड अप करेंगे, स्किलिंग कराएंगे, उनकी रोजगार उनको इंडस्ट्री मिलेगा, हमारे यहाँ निवेश होगा, और हो रहा है। पिछले 9.5 साल में हमारे यहाँ 30 लाख से ऊपर नौजवान प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में गए, 30 लाख से ऊपर। आखिर ऐसा नहीं, आज हमारा इंडस्ट्री एरिया जो बढ़ रहा है, आज हमारा जीएसटी जो बढ़ रहा है, वी आर द हाईएस्ट कलेक्टर पर कैपिटा इन जीएसटी इन द कंट्री, वी आर हाईएस्ट वन। नहीं, टैक्स तो तभी आता ना जब इंडस्ट्री लगती है। जीएसटी का मतलब क्या? जीएसटी कलेक्शन का मतलब है आपकी प्रोडक्शन हो रही है तब हो रहा है। प्रोडक्शन कब होगी? जब इंडस्ट्री लगेगी। इंडस्ट्री लगेगी तो एम्प्लॉयमेंट होगी। आज छोटे प्रदेश अलग हैं, सिक्किम है, गोवा है, दिल्ली है, उनका हमारे ज्यादा सर्विसेज बहुत है वहां। लेकिन इनसे जो छोटे प्रदेशों से बड़े प्रदेश हैं, इन बड़े प्रदेशों में हमारा 35,000 रुपया पर कैपिटा जीएसटी कलेक्शन है, और ये हाईएस्ट वन। तो इसलिए हम इसको इतना ही समझें कि और आगे बढ़ना स्कोप है, स्काई इज द लिमिट। लेकिन हम कहीं बिल्कुल एकदम खत्म हो गया, निकम्मे हो गया, कुछ नहीं कर रहे, ये प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अब जहां तक भर्तियों का विषय है, भर्तियां जैसे ऑन एवरेज, तो मैं आज भी क्लेम करता हूं कि जो पिछले साल में 10 साल में जो भर्तियां ऑन एवरेज थी, उस एवरेज से आज हम 9.5 साल में भी उससे ऊपर है। चाहे वो ग्रुप ए की हो, चाहे बी की हो, चाहे सी की हो, चाहे डी की हो। और अगर अगले 6 महीने का जो अभी कार्यक्रम है, उसमें 13,000 की भर्तियों का रिजल्ट तो भी निकला है। 29 से पहले अब हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं, क्योंकि कई उसमें फोर्सेस काम करती हैं।
हमारे प्रोग्राम में यह है कि हम लगभग 6 और 14 20 और 8 28 29,000 भर्तियों का रिजल्ट ये आने वाले 8 दिन में निकलने वाला है। मैं आपको इन एडवांस बता रहा हूं। काम नहीं हो गया। इन भर्तियों को रोकने का काम किसने किया? इन भर्तियों को रोकने का काम इस हरियाणा में एक भर्ती रोको गैंग बना हुआ है। और ये भर्ती रोको गैंग क्योंकि नई व्यवस्थाएं जब बनाई जाती हैं, नई व्यवस्था हमने बनाई, हमने सीईटी को लागू किया, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, हमने ग्रुप डी की शर्तें 1 कर दी, इसी प्रकार ग्रुप सी की भी कुछ पोस्टों को मिला करके उनकी शर्तें सरल कर दी। हमने ग्रुप डी में कहा कि हर साल के बाद आप ट्रांसफर करा के डिपार्टमेंट बदलना चाहें डिपार्टमेंट बदल लें, स्थान बदलना चाहें स्थान बदल लें, क्योंकि ग्रुप डी सबसे छोटी कैटेगरी का कर्मचारी हमारा है। अब उसको सुविधाजनक स्थान पर सुविधाजनक तरीके से डिपार्टमेंट उसको मिलता तो हमको भी अच्छा लगता है। और अभी हमने पिछला जो 18,000 भर्तियां हुई थी 2000 कब हुई थी 18-16 में, कब 18,000, हाँ, उस समय की भर्तियों का पहला जो हमने ट्रांसफर ड्राइव चलाया 2600 लोग उन्होंने अपने डिपार्टमेंट बदले। क्योंकि जब एक कॉमन भर्ती होती है उस समय तो वो ले लेता है, जहां उसको मिलती है वहीं ले लेता है, बाद में कहता है ये डिपार्टमेंट मेरे लिए ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए हमारे अटेंडेंट, ये जो एनिमल अटेंडेंट क्या कहते हैं उनको, एनिमल अटेंडेंट, इन्होंने भर्ती ऑप्शन भर दी कि हम तो हिसार में लुआस के अंदर जाके, लुआस नहीं जीएलएफ में एनिमल अटेंडेंट जाएंगे। उनको लगा कि एनिमल अटेंडेंट तो डॉक्टर का जैसे अटेंडेंट होता है वैसा होगा। वहां जाकर के उनको लगाया कि भी जो गौएं हैं भैंसे हैं इनकी सेवा करो और सेवा करते हुए गोबर भी उठाओ साफ भी करो। अब एनिमल अटेंडेंट तो अटेंडेंट है, अब वो हाथ खड़े करके जी नहीं है इस काम के लिए तुम आए नहीं। हमने कहा नहीं आया तो जब तक हो जब हम भर्ती इसके ट्रांसफर आपको ऑप्शन देंगे यहां से कहीं और चले जाना, नए आएंगे जो आएंगे। अब आगे से उनको पता लग जाएगा भी एनिमल अटेंडेंट ये होता है तो उनकी भी प्राथमिकताएं हो जाती हैं। अब इसको मैं अदरवाइज ना लेना, एक हमारा नौजवान ग्रुप डी में केशधारी, और वहां किसी एक डिपार्टमेंट नाई की जरूरत थी, अब वो ऑप्शन में उसकी नाई की आ गई भर्ती। अब ज्वाइन तो उसने किया, ज्वाइन करने के बाद हमको भी लगा कि ठीक नहीं है, तो हमने उठा करके उसको दूसरी जो भर्ती है वो करानी पड़ी। तो ऐसे कई विषयों की प्रॉब्लम्स आती हैं। हमने उस ग्रुप डी की भर्ती में एक साथ करने का हेतु यही है कि इसके इंटरव्यू खत्म कर दो, डी के भी सी के भी, और ये अपने एग्जाम दे करके और एक साथ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाए। उस टेस्ट में सेकंड एग्जाम के लिए 4 गुना लेकर के, और 4 गुना में 25% लोग आने हैं, और स्वाभाविक है कि जब 4 गुना लेंगे तो उसमें जो 25% बेस्ट अवेलेबल होंगे अगले एग्जाम में वो आ जाएंगे। कुछ लोगों ने डिमांड की 4 गुना कम है जी, 5 गुना कर दो, 10 गुना कर दो। भाई 25% लेने हैं, 100 में से 25 या 125 में से 25, लास्ट 100 से 125 में से कोई आएगा, संभावना तो कम है, फिर भी डिमांड एक आई हुई है। नेक्स्ट टाइम जो विचार करना होगा उसको करेंगे। इसलिए भर्तियों के अंदर हम ना पीछे हैं, ना कभी पहले थे, ना अब हैं, और नई भर्तियां हमारी मेरिट के हिसाब से चल रही हैं, मेरिट के हिसाब से चलेंगी। एक चीज का हाँ, ज्यादा नहीं ऐसे